इश्यूज आ गया था। कंप्यूटर के बारे में देखें तो कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक इस तरह की डिवाइस है, ध्यान रखो। इसमें बेटा मुख्य तौर से तीन कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग जिस माध्यम से कंप्यूटर में लिखते हैं इसको हम लोग इनपुट बोलेंगे, जिससे कंप्यूटर को डाटा दिया जा रहा है। देखो कंप्यूटर पूरा का पूरा काम करता है बाइनरी कोड्स पे, बाइनरी कोड्स मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में, और इसको हम लोग डेटा बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? डेटा। और मैं हिंदी में कभी भी इसको डाटा पढ़ता हूँ। कंप्यूटर किसके बारे में पढ़ता है? डेटा या डाटा पे काम करता है। अब डेटा इसको ऐसा तो नहीं कि स्वतः मिल जाएगा, तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ डेटा देंगे। जो आप देंगे इसको इनपुट बोलेंगे। आप जो भी काम करने के इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई कीज बताएंगे, कुछ भी करेंगे, इसको इनपुट कहेंगे। कंप्यूटर इसके बाद ये इसका सीपीयू जहां पे इसके लिए प्रोसेसिंग करेगा। ये कंप्यूटर का कार्य है, इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते कि कैसे प्रोसेसिंग हो रही। प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर में दिखाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। कंप्यूटर के कार्य करने के तीन स्टेज हैं, तीन स्टेज में कंप्यूटर कार्य करता है, 3 स्टेप में। पहला इनपुट, दूसरा बेटा प्रोसेसिंग, थर्ड स्टेज क्या है इसका? थर्ड स्टेज रहेगा इसका आउटपुट। तीनों बेटा टाइम ध्यान रखना। वैसे मुझे इस चीज़ को पढ़ाने का कोई मन नहीं था कि ये चीज़ें आपको बताई जाए कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, पर हमारे सर ने बताया कि आपको पूरा डिटेल्स समझाया जाए, आपको एक एक चीज़ समझाई जाए बेसिकली। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों, कमांडों को इनपुट के रूप में लेता है, निर्देशों को प्रोसेस करता है, आउटपुट प्रदान करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर के कार्य करने के 3 चरण है। एक इनपुट, फिर क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद आप लोगों को आउटपुट में डेटा प्राप्त होगा। इनपुट दिए गए संकेतों हेतु प्रोसेसिंग स्वतः करेगा, आउटपुट आप लोगों को दिखाई देगा। कंप्यूटर ये सभी काम करने के लिए किस चीज का यूज करता है? कंप्यूटर की खुराक है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक। जब इलेक्ट्रिक खाएगा, विद्युत खाएगा, इसलिए इसे विद्युत चलित संयंत्र भी बोलते हैं। कंप्यूटर कार्य क्या करता है? कंप्यूटर गणना करने कार्य करता है, इसलिए इसे संगणक कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर का कार्य क्या हुआ? गणना करना। इसके पितामह क्या है? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग गेम खेलने, पढ़ाई करने, डॉक्यूमेंट्स टाइप करने, सभी कार्यों के लिए किया जा सकता है, याद ना रखना। अब कंप्यूटर की खासियत क्या है? कंप्यूटर की एक सबसे अच्छी खासियत ये है, आप इसको इलेक्ट्रिक देंगे तो इंसानों की तरह थकेगा नहीं, इंसानों की तरह गलतियां नहीं करता। मेमोरी अच्छी है लेकिन सिर्फ याद करने की क्षमता है, रीजनिंग लॉजिक करने की क्षमता नहीं है। वर्तमान समय में लॉजिक गेट भी बन गए हैं, जो एआई जो 5th जनरेशन के सिस्टम्स आ रहे हैं। 5th से अभी देखो, अभी हम लोग जो पीरियड चल रहा है, कहने को तो हम लोग 5वीं पीढ़ी में, पर 5वीं पीढ़ी से 6ठी पीढ़ी में हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। और जैसे 6th पीढ़ी के कंप्यूटर आएंगे तो कंप्यूटर को लॉजिक करने की क्षमता आ जाएगी। जैसे आजकल हम लोग रोबोट्स वगैरह में चर्चा करते हैं, इसलिए कंप्यूटर के अभी अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कितनी पीढ़ियां, तो 5 पीढ़ियां। पर तो आज से 3-4 साल 5 साल बाद जैसे ही नए कंप्यूटर्स आते हैं जिनमें लॉजिक करने की कंप्लीट फैसिलिटीज रहेगी, वर्तमान समय में विंडोज को भी देखेंगे तो उसने लॉजिक गेट काफी अच्छे से इंप्रूव कर लिया है। एप्पल्स वगैरह थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, एंड्रॉइड तो काफी तेज चल रहा है। तो इस क्रम में ये अच्छा, ये एप्पल एंड्रॉइड क्या है, ये ओएस सिस्टम में पढ़ेंगे, बाद में लाइनक्स यूजर्स के करने के बारे में देखेंगे। अभी बेटा क्या, अभी 5 पीढ़ियां इसकी चल रही हैं। कंप्यूटर के कार्य क्या है? देखो कंप्यूटर कार्य प्रणाली के कंप्यूटर 3 स्टेज में काम करता है। पहला इनपुट लेना, दूसरा प्रोसेस करना, तीसरा आउटपुट दिखाना। इनपुट लेने वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है या कमांड देता है। कंप्यूटर मुख्य रूप से बाइनरी कोड्स में काम करता है। मुख्य क्या, प्राइमरी कार्य ही कंप्यूटर बाइनरी कोड में चलता है। बाइनरी कोड कौन से? 0 और 1। आप भले उसमें ए लिखें लेकिन वो ए नहीं पड़ेगा। आप इनपुट ए देंगे, वो उसको मशीनरी लैंग्वेज में चेंज कर देगा, मशीनरी लैंग्वेज में ही प्रोसेस करेगा। सिर्फ आउटपुट आप लोगों को एलएल में बारे में दिखाता है, बाकी नहीं। प्रोसेसिंग क्या होता है? इस स्टेप में कंप्यूटर निर्देशों को पालन करता है। आउटपुट क्या, इस स्टेज में कंप्यूटर आउटपुट देता है। आउटपुट हो सकता है आपको प्रिंटर फॉर्मेट में दे, आप लोगों को डिस्प्ले में दे, या आप किसी अदर मशीन में ले रहे हैं, जिस मशीन में आप पाएंगे। कंप्यूटर की खासियत क्या है? सबसे पहले स्पीड। कंप्यूटर की शुरुआत तब हुई थी जब मानव बहुत स्लो था, तब से कंप्यूटर आता, और आज इतना तेज हो चुका है कि ये 1 सेकंड्स में ही करोड़ों खरबों मिलियंस इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। किसी मनुष्य को गुणा भाग करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है, जबकि कंप्यूटर गुणा भाग करने में 1 सेकंड नहीं, यहाँ पे मिली सेकंड्स लिख देना चाहिए, 1 मिली सेकंड से भी कम समय में पूरा कर देता है। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर के आने से पूरी दुनिया में स्पीड मिली। पूरी दुनिया की जो मेन चीज थी, साथ एक्यूरेसी मिलने लगी। पहले इंसान गणनाएं करते थे, इंसान ही सभी चीजों नोट करता था। अब देखो, आप ही अगर 5 बुक्स बनाए, जस्ट सपोज एक ही चीज के, मैं मान लेता हूँ
कि आप कंप्यूटर के ही 5 नोट्स बनाए, तो 5 नोट्स बनाते बनाते पहला जो नोट्स होगा वो 5वें नोट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, अपग्रेडेड होगा। लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं है, अगर एक बार कॉपी करेंगे दूसरी कॉपी तीसरी कॉपी पहले कितनी भी पेस्ट करते रहें, हर पेस्ट में सेम ही रहेगा, एक्यूरेसी बनी रहेगी, एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिलायबिलिटी, पहले क्या था, स्टार्टिंग जब प्रारंभिक कंप्यूटर देखेंगे पहली और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, वहाँ पर रिलायबिलिटी को लेकर काफ़ी एरर आती थी, कभी कभी कंप्यूटर पूर्णतः रिलायबल नहीं होते थे। पर अब वर्तमान समय के कंप्यूटर पूर्णतः रिलायबल हो चुके हैं। हम कंप्यूटर को जितनी बार भी इनपुट देंगे कंप्यूटर हमेशा सही से आउटपुट देता है, कोई भी गलतियां नहीं करता, ये मानव की तरह गलती नहीं कर रहा। इसकी मेमोरी, अब वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, इनकी मेमोरी पावर कंप्लीटली बूस्ट हो चुकी है। और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो तरह की मेमोरी पाई जाती है, इसके साथ एक कैश मेमोरी भी पाई जाती है। कंप्यूटर परिश्रमी हो चुके हैं, डिलीजेंसी आ चुकी है, कंप्यूटर बिना थके सालों साल तक काम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, आज के सेशन पूरा मत लेना, 2x की स्पीड पे कर लेना या 4x की स्पीड पे कर लेना। सिर्फ हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यार एज अ कोर्स इसको कराना जरूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार कंप्यूटर के बारे में समझ रहे होंगे, अगर आप ऐसे कैंडिडेट से तभी देखना, वरना इस सेशन को आगे कर देना। कंप्यूटर काम करता है, इजी कर देता है, कंप्यूटर कार्यों को ऑटोमेट करता है। कंप्यूटर के माध्यम से सबसे बुरी चीज ये है कि नो फीलिंग्स होना। लेकिन वर्तमान समय में अभी जैसे 6th पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाएंगे, इनके अंदर फीलिंग्स भी डेवलप की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कंप्यूटर के अंदर रीजनिंग डालने के लिए और साथ ही साथ कंप्यूटर में फीलिंग्स प्रोसेस करने के लिए। जैसे ये दोनों चीजें हो जाती हैं, हम लोग 6th पीढ़ी में आ जाएंगे। अभी 5 पीढ़ी चल रही है और हम लोग 5वें से 6ठे में ट्रांजेक्शन पीरियड देख रहे हैं। जैसे ट्रांजेक्शन, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम पीढ़ी अब से अब चली, सेकंड पीढ़ी अब से अब चली, तो उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था कि पहले से दूसरे में डायरेक्ट जंप कर दिया, कोई एक डेट रखी कि 11 मार्च से हम लोग दूसरी पीढ़ी में आ जाएंगे, नहीं। सिस्टम बनते गए, अपग्रेड होते रहे, अपग्रेड होते रहे, अपग्रेड होते होते हमें ऐसा लगा कि पहली चीजों को हम लोग पहले से ही पूरी तरह त्याग चुके हैं। उस कालखंड को हम लोगों ने मान लिया कि अब हम लोग दूसरे में शिफ्ट हो चुके। जब दूसरे से तीसरे में आया तो उसमें भी ऐसे ही अपग्रेड हो रहे थे, धीरे धीरे इतना अपग्रेड हो गया कि वो दूसरी पीढ़ी से पूरी तरह चेंज दिखने लगे। जब ऐसा होता है तब तीसरी पीढ़ी बनता है। कंप्यूटर के पास कोई खुद की बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन करंट टाइम में एआई आने की वजह से ये काफी हद तक सॉल्व हो रही है। कंप्यूटर खुद से निर्णय लेने में सक्षम है, लेकिन वो भी क्या है, उसका निर्णय पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उसका निर्णय पहले की गणनाओं पर आधारित है, साथ ही उसको दिए गए इनपुट पे आधारित। इस वजह से हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही बोलते हैं। गोपनीयता के बारे में, कंप्यूटर हमारी जानकारियों को पर्सनल स्टोरेज में रखता है। अब इससे ये नहीं रहेगा कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक लीक हो जाए, जब तक ये किसी ना किसी मलवेयर, किसी सिक्योरिटी ग्लिच की वजह से ना हो। कंप्यूटर के प्रकार की चर्चा करें, कंप्यूटर लगभग मुख्य तौर से 8 प्रकार के होते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, वे कंप्यूटर जिनका आकार काफी छोटा होता है और ये एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होते हैं, जिसका अर्थ है यूजर एक कंप्यूटर में एक से बहुत ज्यादा कार्य कर सकता है, जैसे इंटरनेट चलाना, जैसे कुछ लैपटॉप, जैसे अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं ये लैपटॉप है, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण आते हैं। मिनी कंप्यूटर की चर्चा करें, मिनी कंप्यूटर क्या है बेटा, ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मेन फ्रेम से छोटा है, जैसे IBM A40, हनीवेल 200। इनकी बेटा नाम याद रख लेना। इनसे दो बेटा सीधे से एक बार केवल क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी SSSC के अंतर्गत, वो भी होम गार्ड में, तो कभी पूछा ही नहीं गया है क्या बेटा। अगर मिनी कंप्यूटर पूछ ले तो इस तरह से पूछा गया था, IBM AS400 निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये बेटा मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में है। क्या बेटा, मिनी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका आकार ना छोटा होता है ना ही ज्यादा बड़ा होता है। ये एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, इसका मतलब एक कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी टास्किंग भी होता है, यानी इस कंप्यूटर में एक से ज्यादा टास्किंग भी हो सकते हैं। है कि जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखेंगे, हॉस्पिटल में एक ही मशीन को एक से ज्यादा लोग ऑपरेट कर सकते हैं और ये किसी स्पेशल टास्क के लिए मैन्युफैक्चर्ड होते हैं कि पर्टिकुलर ये टास्क ही करेंगे और ये उस टास्क को बड़े अच्छे से करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की चर्चा करें, मेन कंप्यूटर के फ्रेम बहुत बड़े आकार के होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है, इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, इसका आकार मिनी और माइक्रो से अधिक होता है। ये मल्टी यूजर्स होता है, इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1950 में IBM द्वारा किया गया।
अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण जैसे IBM Z सीरीज सिस्टम ZG एनालॉग कंप्यूटर। देखो बेटा, जैसे हम लोग पहले की घड़ियों देखते हैं, वो घड़ी क्या है, ये कंप्यूटर की दिखाती है। ऐसे ऐसे टेम्परेचर मीटर के बारे में। डिजिटल वाले की चर्चा नहीं कर रहे, डिजिटल वाले में क्या नंबर एक वो 100 200 लिख के आता है, लेकिन नहीं, पहले जिसमें बेटा जिसमें केवल सुइयों बेस पे होता है। वोल्ट मीटर देखा होगा, जो सुइयों के आधार पे होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एनालॉग मीटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा डेटा एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है या भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत प्रवाह, प्रतिरोध इत्यादि के लिए किया जाता है। लेकिन बेटा ये देखो, इस अच्छी बात क्या है, जो एनालॉग मीटर है, एनालॉग मीटर में बस स्क्रीन नहीं होती है, इसमें सुइयों के माध्यम से हम लोग डाटा देखते हैं। जैसे वोल्ट मीटर देखा होगा, इस तरह से एक संरचना होती है, यहाँ पे V लिखा होता है, ये कोई सीरीज लिखी हुई है, यहाँ पे एक सुई लगी होगी, ये सुई आगे बढ़ जाएगी, पीछे आ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, पीछे जाएगी, उससे हम लोग वोल्टेज नापेंगे। किसी एक चीज के लिए डिजाइन होगा, साथ ही साथ इसमें जो डेटा आउटपुट होगा, जो डेटा हम देख रहे होंगे, वो डेटा हम लोग देखते हैं एनालॉग फॉर्मेट में। ठीक, डिजिटल में क्या है, इन्हीं चीज को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है और एनालॉग से ये डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है। अब जो वर्तमान समय में देख रहे होंगे, ऐसे स्क्रीन होगी, केवल एक इसमें नंबर लिखते आ रहे होंगे, ये बेटा क्या होगा, डिजिटल फॉर्मेट हो गया। कंप्यूटर को डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है, डिजिटल डेटा कहलाता है। कंप्यूटर का कोई काम बाइनरी कोड जैसे 0 1 के रूप में करता है। कंप्यूटर का उपयोग अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर का कार्य करने के लिए अधिक। दो बेटा, कंप्यूटर के बारे में ये नहीं है कि जिसमें इनपुट वगैरह सब कुछ हो। कंप्यूटर हर उस चीज को कह सकते हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट हो और इंसानों के बिना भी खुद से कार्य कर सके। अभी हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज नापने के लिए 2 तरह के मीटर का प्रयोग होता है। एक मीटर ऐसा होता है, यहाँ V लिखा होगा, यहाँ पे सुई लगी होगी, सुई आगे पीछे बढ़ के आपको बताती है वोल्टेज कितना है। ये हुआ एनालॉग कंप्यूटर। अब बेटा नए आ गए, उसमें केवल ऐसी स्क्रीन लगी होती है और इसमें यहाँ पे V लिखा होता है, यहाँ पे नंबर चढ़ते हैं। ये क्या होगा, ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। डिजिटल कंप्यूटर में कैलकुलेटर, एप्पल, मैक, IBM वगैरह आ गए। हाइब्रिड कंप्यूटर चर्चा करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह को, जैसे आपने कार्स की विंड स्क्रीन, कार की स्क्रीन देखी होगी, इसमें बेटा क्या, ये डेटा स्पीड का हो सकता है, केवल सुई से दिखा रहे हो, बाकी चीजों के लिए डिजिटल पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो ये डिजिटल और एनालॉग दोनों का जब मिक्स हो जाएगा, तब उसे हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड सिस्टम। ठीक, वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर शामिल हो, उन्हें हम लोग हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर को आपस में मिला के बनाया जाता है। एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा घटनाओं को किया जा सकता है। स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ऑटो गैसोलीन पंप इत्यादि। सुपर कंप्यूटर, ये बेटा अत्यंत उन्नत श्रेणी के कंप्यूटर है जो एक समय में एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं और इनकी स्पीड अच्छी मानी जाती है। भारत में परम है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी माना जाता है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से यह किसी भी कार्य को तेजी से कर पाता है। कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में, इंजीनियरिंग के संबंधित कार्यों को करने के लिए, साथ ही साथ रिसर्च कार्यों को पूरा करने में, मौसम भविष्यवाणी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, परम 8000, न्यूडिटी, तिहान 2, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये बेटा कंप्यूटर्स कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर समझ में, सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो किसी विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका आकार भी बड़ा होगा, इनकी प्रोसेसिंग क्षमता भी ज्यादा होगी और प्रोसेसिंग क्षमता आकार के अलावा ये बहुत सारे प्रोसेसर, कभी कभी ये होता है कि 10 50 100 1000 सिस्टम जोड़ने के बाद एक सुपर कंप्यूटर बनता है। जब हजारों कंप्यूटर जुड़ के एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। वर्क स्टेशन की चर्चा करें, अब बेटा वर्क स्टेशन इस तरह का कंप्यूटर होता है जिसमें देखो, जैसे आप वीडियो एडिटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आप चाहते हैं ये आपके 10 लोग हैं, 10 लोग बैठ के एक ही सिस्टम पे कार्य करें, तब क्या होगा, आप इसके लिए एक सिंगल हब बनाएंगे, यहाँ पे एक वर्क स्टेशन स्टेबल करेंगे, सबको दे देंगे एक डिस्प्ले। ठीक, अब ये सभी लोग एक ही वीडियो फाइल पे, एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं और ये अलग अलग पार्ट्स पे काम कर रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ, फाइल भी जल्दी बन जाती है, काम भी जल्दी हो जाता है और एक ही काम को कई लोगों के साथ करा रहे हैं। जब ऐसा कोई स्टेशन होता है, ऐसा सेटअप होता है, तो उसे बोलते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग, डिजाइन, एनिमेशन, 3D रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होगा, एक सिस्टम होगा पर उसके यूजर्स अलग होंगे, लेकिन सभी यूजर्स एक ही फाइल पे काम कर रहे होंगे। इस तरह के स्टेशन क्या कहलाता है, इस तरह के स्टेशन वर्क स्टेशन कहलाता है। वर्क स्टेशन की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से बड़ी
मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। यह कंप्यूटर तेजी से सभी कार्यों को करता है क्योंकि इसमें एक तेज प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर का प्रयोग केवल एक ही यूजर कर सकता है। वर्क स्टेशन का इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन के साथ साथ यहाँ कंप्यूटर में सटीक आंकड़े देता है, ये जैसे यूनिवेक्स बेस्ड और कॉम्पैक्ट आदि कंप्यूटर हो गए। पर्सनल कंप्यूटर जो हम सभी लोग यूज करते हैं, ये बेटा आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, आपका डिजिटल फोन भी हो सकता है। आपके पास कोई भी चीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड है और केवल आप सिंगल यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसे कंप्यूटर बोलेंगे। क्या? उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे। आकार में छोटा होता है, सस्ता कंप्यूटर तो इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे असाइनमेंट, मूवीज वगैरह देखना, जो भी कार्य आपको कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार की चर्चा करें, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बेटा जैसे मेडिकल क्षेत्रों में मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड, तो जो अल्ट्रासाउंड के लिए मशीन है वो भी कंप्यूटर का ही पार्ट्स, उसे भी कंप्यूटर कहेंगे। जो ब्लड टेस्ट मशीन है वो भी, सीटी स्कैन भी कंप्यूटर, MRI भी। तो हर वो कार्य जिसमें इंसानों की आवश्यकता बने, इंसान न करके मशीनों द्वारा किया जाए, वो सभी कार्यों को जिन मशीनों द्वारा किया जाएगा उन्हें हम कंप्यूटर बोलेंगे। चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, हर एक मशीन का प्रयोग क्या है? कंप्यूटर। कम्युनिकेशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात करने के लिए वीडियोग्राफी तो आजकल होने लगा है। पहले बेटा तार के माध्यम से होता था, अब विदाउट वायर सिस्टम हो गया। ये सभी सिस्टम जिस माध्यम से हो रहा है उसको संचार का साधन बोलते हैं, पर जिसमें भी प्रोसेसिंग हो रही है डिजिटल फॉर्मेट, वो क्या कहलाएगा? वो कंप्यूटर कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार के बाद घरों में भी, आजकल घरों में क्या बेटा? ऑनलाइन मूवीज, गेम इत्यादि सारे काम लगभग सब कंप्यूटर्स पे ही होने लगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की में चर्चा करें तो मौसम की भविष्यवाणी करना, भूकंप की तीव्रता मापना। पहले क्या था? इसके लिए बेटा फिजिकल फॉर्मेट में लोगों को पता करना पड़ता था कि अच्छा आज मौसम कैसा हो रही है, लेट रही है तो कैसा है। अब क्या है? अब आपके फोन में डिटेल्स आ जाए। फोन में डिटेल्स आई कैसे? उसके पीछे के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर का कार्य होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कोई भी इंडस्ट्री, तो वर्तमान समय में कंप्यूटर इतना तेज विद्यमान हो चुका है कि आप किसी भी एक उद्योग, एक इंडस्ट्रीज का नाम लीजिए, वहां पे आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन है तो कंप्यूटर कंप्यूटर है। गेम्स के सेक्टर में, बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स करने में, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग देखेंगे। इसके एडवांटेज क्या है? देखो, सबसे पहले चीजों को आसान कर दी, मल्टीटास्किंग कर दी। जब मल्टीटास्किंग होने लगी तो एक ही काम को अगर 10 दिन लगते थे तो अब इस पे 2 लोगों को बैठा दिया, 5 दिन में काम हो गया। इसी तरह से स्पीड हाई हो गई, एक्यूरेसी भी हमें मिलने लगी, स्टोरेज भी अच्छा हो गया, कागज कम इस्तेमाल होने लगा, ज्यादा से डिजिटल हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इंसान 24 घंटे 7 काम कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी आते हैं, जैसे साइबर क्राइम होना। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मुख्य तौर पे प्रॉब्लम बन गई है। देखो, जैसे ही इंसान अच्छा हुआ है, इंसान डेवलप किए हैं, वैसे ही चोरों ने भी खुद को डेवलप कर लिया। चोरों ने डेवलप किया तो उसने क्राइम बनाया, क्राइम बना के क्या उन्होंने बनाया? साइबर क्राइम। अब हो सकता है कि आपको फ्रॉड किया जा सके, आपको ब्लैकमेल किया जा सके, या आपके धन भी लूटे जा सकते हैं। वायरस बनाना हो गया। देखो, कंप्यूटर के पास इंसानों की तरह कोई दिमाग नहीं है, आप जैसा प्रयोग करेंगे वैसे वो निर्णय लेता रहेगा। मतलब कंप्यूटर एक अभिशाप भी बन सकता है, एक वरदान भी बन सकता है। डिपेंड ये करता है कोई यूज कैसे कर रहा है। हो सकता है कंप्यूटर का प्रयोग करके कोई इंसान उस कंप्यूटर से किसी अच्छी चीज की, मौसम भविष्यवाणी कर रहा हो, मौसम संबंधी चीजें बना रहा हो, कोई डेटा चोरी करने का साधन बना रहा हो। तो ये यूजर्स पर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कैसा है। ह्यूमन कंप्यूटर को चलाने के लिए इंसानों का आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर खुद चालू नहीं हो सकता। धीरे धीरे इस चीज पे कमी आ जाएगी, जैसे AI आ जाएगा, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंसी कंप्लीट आ जाएगी, रीजनिंग सेक्टर्स आ जाएंगे। तो इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा आजाद हो जाएंगे कि कंप्यूटर को यूज करने के लिए भी कंप्यूटर खुद को ही काम कर लेगा। हेल्थ इश्यूज आने लगे, सिर दर्द होना, कमर दर्द होना, उंगलियों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ये बहुत अच्छी चीज है। कंप्यूटर एक्सपेंसिव है, ये बात ठीक है कि कंप्यूटर लिया जा सकता है, अब काफी सस्ते हो चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर अभी भी थोड़ा सा कॉस्टली है, और कॉस्टली के साथ साथ इसको मेंटेनेंस चार्जेस भी आते हैं, और दोनों में धन अच्छा खर्च होता है। एडिशनल कंप्यूटर की लत लग जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर के साथ। अब बेटा कंप्यूटर की पीढ़ियों की चर्चा करें तो कंप्यूटर की लगभग 5 पीढ़ियां हैं वर्तमान समय में, और एक छठी पीढ़ी आने वाली है जिसपे अभी लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 5th से लेकर 6th पीढ़ी का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक के, जहां वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। तो वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं था कि 1956 में कोई एक डेट रखी गई हो ट्रांजेक्शन कर गए हो। 1956 में भी हम लोगों ने काफी हद तक ट्रांजिस्टर यूज करने प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि 1956 से लेकर 1963 के बीच वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग ही समाप्त हो गया। जब प्रयोग समाप्त हो गया तो हम लोगों ने मान लिया कि 1956 से लेकर 1963 का कार्य जो था ये ट्रांजिस्टर का कार्य था, जो सेकंड पीढ़ी में। तीसरी की पीढ़ी में हम लोगों को 1964 से लेकर 71 तक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। चौथी पीढ़ी की चर्चा करें 1971 से लेकर 1985 तक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। 5वीं पीढ़ी में AI इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे माइक्रो अभी
कंप्लीटली इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की संख्या बढ़ गई है, अब स्पीड काफी तेज हो चुकी है। अब बेटा देखो, इन पांचों पीढ़ियों के बारे में डिटेल से हम लोग कल के सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर की क्लास 100 डेज के टारगेट के साथ चल रही है, जिसमें हमें 60 दिन में कोर्स करना है और 40 दिन आप लोगों का एरर सोल्यूशन मेथड रहेगा। तो 60 दिन में आराम से कोर्स कवर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब क्वेश्चन बेटा बताओ, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आमतौर पर तकनीकी संसाधन में प्रयोग। कंप्यूटर का नाम क्या है? कंप्यूटर हिंदी में संगणक कहते हैं हम, ठीक है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज हैं। तीनों पॉइंट्स कंफर्म हो गए। कंप्यूटर का मुख्य कार्य, ये बेटा आज का सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ, तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर। आज का ये सेशन कंप्यूटर का डे 1 था, जिस वजह से उन किसी भी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जिसने कंप्यूटर को अपने हाथ से चलाया है। ये केवल कंप्यूटर का ब्रीफ परिचय था। कल के सेशन में जरूर जुड़ना, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, और ये अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से कल के सेशन से आप लोगों को इसमें मजा आने लगेगी और आनंद आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।